ऑन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा देश के पास जो पड़ोस का देश है नेपाल, वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमने कल भी बात किया था कि किस तरीके से वहां पर सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था, उसके चलते, और वहां पर बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर जितने नौजवान थे, जो जनरेशन एक्स है, जिसको हम जेन जेड बोल रहे हैं, उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि लोग पार्लियामेंट में घुस गए थे। और अब ये खबर आ रही है, एक स्क्रीनशॉट जिसको मैं आपको दिखाना चाहती हूं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, उनके रेजिडेंस यानी कि उनके घर पर फ्रेश वायलेंस यानी कि ताजा घटना की और आग लगने की खबरें आ रही हैं। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। जस्ट hours after the government lifted the ban on social media, which triggered violent clashes between demonstrators and security forces, fresh student-led protests flared up across Nepal on Tuesday morning. The fresh demonstrations come despite curfew and other restrictions. The protesters vandalized the residence of former Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda at Khumaltar in Lalitpur and demonstrated in front of former PM Sher Bahadur Deoba's house in Kathmandu. ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रोटेस्टर्स ने जो पार्लियामेंट का जो पूरा रूट है उसको ब्लॉक कर दिया है, और अलग अलग तरीके से लोग वहां पर स्लोगनेयरिंग कर रहे हैं। कुछ ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाना मैं चाहती हूँ, वहां के हालात इस समय कैसे हैं। कुछ तस्वीरें कल की हैं, कुछ आज की घटना की है। आप इसको स्क्रीन पर दिखाइए, उसके बाद फिर सीधे मैं देश छोड़ गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, देश छोड़ गद्दी छोड़। कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें आपको बीच बीच में मैं दिखाती रहूंगी। और इस समय हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार, ये देखिए किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर घुसते हुए लोग हैं। कई लोग इस समय सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि वहां पर ऐसे ही हालात है जैसे बांग्लादेश में हो गए थे। और जेन जेड यूथ नेपाल, ये उसके हवाले से ये वीडियो आ रहा है, जिसमें कि तमाम सैकड़ों हजारों की संख्या में सड़कों पर वहां पर नौजवान उमड़ पड़े हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हैं। प्रोफेसर पाशा, नेपाल की जो ये हालात इस समय जो दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? और ये ओली साहब के घर पर जो ये अटैक हो रहा है, उसकी खबरें भी आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये काफी डरावनी सीन्स पड़ोसी मुल्क नेपाल से आ रही हैं। और जिस तरीके से ये आगजनी और वायलेंस पिछले 2-3 दिनों से सिर्फ काठमांडू में ही नहीं, कम से कम 5-6 दूसरे नेपाल के शहरों में भी जो है काफी डेमोन्स्ट्रेशन हुए और लोग मारे गए, जख्मी हो गए और तोड़-फोड़ भी हुई बड़े पैमाने पे। ये जो एक पैटर्न बनता जा रहा है, एक देश के बाद एक दूसरा देश भारत के पड़ोसी देशों में ये ऐसा ही रिपीट हो रहा है। मालदीव्स में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में, अब नेपाल में, जो है पाकिस्तान में भी कुछ अर्से पहले ऐसे ही सीन्स आ रहे थे। देखिए, नेपाल में 2-3 मुद्दे हैं। एक तो पिछले 10-15 साल से ज्यादा वहाँ लोग जो है सड़कों पे आए थे। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट आई, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, लिबरल्स, हर एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रयास किया मोनार्की को उखाड़ फेंक के। लेकिन जो यूथ हैं, नौजवान हैं, उनकी समस्या जो है हल करने में सभी प्रशासन, सभी गवर्नमेंट्स नाकामयाब रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग वहाँ नौकरियों की तलाश में हजारों की तादाद में आते हैं और मजबूर होके बाहर बहुत कठिन परिस्थितियों में, कतार में, खाड़ी के देशों में और दूसरी जगह भारत में भी कई हजार आते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है और गंभीर हो गए जब कुछ साल पहले अर्थक्वेक हुआ था। अर्थक्वेक से जो लोग पीड़ित हुए थे,
वो उनको अभी तक पूरी राहत नहीं मिली है, उनके घर अभी ठीक तरह से बनाए नहीं गए हैं, उनको जो मुआवजा प्रॉमिस किया गया था पूरा नहीं दिया गया है और जो है लोग परेशान हैं कि ये गवर्नमेंट जो वादे करती है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते बोल के और इन्फ्लेशन और जिस तरीके से ये डिक्टेटोरियल पॉलिसी शर्मा साहब, ओली साहब कर रहे थे, मतलब कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म इकट्ठा बैन करना मतलब नौजवानों की पूरी जिंदगी ब्लैकआउट हो गई वो एक तरीके से क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब बैन करने से जो है लोग बहुत नहीं, ही लेकिन नाराज थे। एक बात डॉक्टर पाशा ये पचती नहीं है कि सिर्फ ये सोशल मीडिया बैन की वजह से इतनी बड़ी घटना सर हुई होगी या कोई वजह और रही होगी क्योंकि इसमें ये भी हमें देखना है कि खाली सोशल मीडिया के बैन की वजह से ये लाखों और सैकड़ों की संख्या में सारे नौजवान सड़क पर आ गए या फिर कारण और भी कई थे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बेरोजगारी बहुत सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। जी, वही तो मैं ज़िक्र किया। ये जो है अर्थक्वेक से जो है ये सीरियसली एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस एक के बाद कर रहे थे। लेकिन जिनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अब इस बार, एक एनजीओ के प्रमुख लीडर सूडान गुरांग बोल के वो जो है सोशल मीडिया में मोबिलाइज करके स्कूल के बच्चों को सड़कों पे लाए और उनकी किताबों के साथ, यूनिफॉर्म के साथ हज़ारों की तादाद में बच्चे पूरे काठमांडू मुंडे दूसरे शहरों में और यही मेन उन्होंने बता रहे थे कि ये जो एलिट्स हैं, जो रूलिंग एलिट्स है, रिच पीपल हैं, वो जो गरीब तर के लोग हैं, उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो मुश्किलात हैं उनसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे बल्कि कई बार प्रोटेस्ट भी हुए, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ही नहीं, ब्यूरोक्रेटिक रेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सभी चीजों से जो है नेपाल गुजर रहा है और ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। एक तरफ तो चीन है, वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है, नेपाल को इस्तेमाल करके भारत पर दबाव डालना चाहता है और इसके काउंटर में भारत भी जो है अपना असर इंक्रीज करना चाहता है चाइना को कंट्रोल करने में। तीसरा जो है अमेरिका भी है इसमें शामिल है, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश में रोल किया इसी तरीके से पुलिस फायरिंग में भी हजारों के लोग जख्मी हो गए हैं अभी चंद दिनों में और मारे भी गए हैं और मिलिट्री को भी बुलाया गया है सड़कों पे। तो तनाव जो है एक के बाद एक बढ़ रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ वही रिपीट हो रहा है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी। और भारत जो है कुछ खास टिप्पणी नहीं की है, हालांकि हमको एक्टिव रोल प्ले करना था, लेकिन जो बॉर्डर डिस्प्यूट का था उसको लेके जो है तनाव भारत और नेपाल के बीच में भी बना हुआ है और कशीदगी है और ये सब जो है बाहर के देश भी इसमें फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो चीन हो या भारत हो या अमेरिका हो या पाकिस्तान भी है, उसमें इसराइल का भी लोग बताते हैं कि उसका भी हाथ है, सीआईए और मोसाद का भी इसमें लिंक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके ये पैटर्न बन गया है अफ्रीका में, एशिया देशों को पलटा गवर्नमेंट का तख्ता पलटना जो है ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया है और ये मैसेज भी है कि अगर मोदी साहब अमेरिका की बात नहीं करेंगे तो दबाव एक के बाद पड़ोसी देशों से भी लगातार रहेगा बोल के ये एक्चुअली ये चीन को निशाना बनाने के लिए भी इसमें एक कारण हो सकता है लेकिन क्योंकि हाँ, ये बात सही होगी कि ये प्रोटेस्ट हो सकता है कि अमेरिका करवा रहा हो रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए क्योंकि अब इसकी जो आंच है और जो आग की जो इसकी चिंगारियां हैं ये बाकी देशों पर भी इसका कुछ ना कुछ तो असर होगा, भारत के ऊपर होगा, चीन के ऊपर होगा, जितने पड़ोसी देश होंगे। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में अमेरिका करवा सकता है इस चीज को?
जी, ये अमेरिका का तो ये स्टैंडर्ड रोल है, और जिस तरीके से नेपाल का बॉर्डर चीन के साथ है, और जो भारत से चीन के खिलाफ अमेरिका करवाना चाहता है, हमने तो ना कर दिया। और हम भी कुछ हद तक वो प्राइस अदा कर रहे हैं टैरिफ की वजह से, और अमेरिका की नाराजगी की वजह से, पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका जो कर रहा है उसको लेके वगैरह सब। तो ये चीन का बॉर्डर लंबा है नेपाल से, तो ये अमेरिका का यहाँ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है इसमें स्थिरता में फैलाने के लिए, इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। और चूंकि सिविलियन गवर्नमेंट उनके हक में नहीं थी, शायद मिलिट्री मार्शल लॉ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिलिट्री भी कंट्रोल सीज कर सकते हैं, या जो बांग्लादेश में मॉडल हुआ है, सिविलियन का मुखौटा पहना के मिलिट्री डोमिनेट करके कंट्रोल करेगी, जिससे मैनिपुलेट करना पाकिस्तान की तरह अमेरिका को बहुत आसान होगा चीन के पर दबाव डालने के मैं लिए। मिस्टर ओली का स्टेटमेंट देख रही थी, जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था देर रात मंडे इवनिंग को। उन्होंने ये कहा कि द सोशल मीडिया बैन दैट वाज पुट इन प्लेस लास्ट वीक हैज बीन लिफ्टेड। फिर एक दूसरा स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन बाय वेरियस वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स बिहाइंड मंडेज वायलेंस। ये बात उन्होंने कही। तो एक बार सोशल मीडिया बैन जब हट गया था, तो दोबारा ये सिचुएशन क्यों एस्केलेट कर रही है सर? जी, सोशल मीडिया बैन करना वो एक प्रीटेक्स्ट हो गया है। नौजवानों को भड़का गया था कि देखिए ये डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, आपका बेसिक इंटरनेट कनेक्शन और कॉन्टैक्ट जो है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सूडान एनजीओ के गुरांग मोबिलाइज किए थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और वो रूट्स बता रहे थे किस रूट से आपको पार्लियामेंट की तरफ पहुंचना है, किस रोड को ब्लॉक करना है, किस रोड जाना है, हर एक डिटेल उन्होंने अपने फॉलोअर से शेयर किया। तो उन्होंने बड़े पैमाने पे, जैसा टूनिसिया में अरब स्प्रिंग के दौरान सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, टूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, ओमान वगैरह सब, सूडान में, तो इसी तरह यहाँ भी सोशल मीडिया को ये सूडान गोरांग जो है, ये बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट थे जो अर्थक्वेक विक्टिम्स को रिलीफ मटेरियल मुहैया कराते थे वगैरह सब। लेकिन वो नौजवान जो है बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और उनकी बात हजारों के लोग मानते हैं, और उनके कहने पे सोशल मीडिया के जरिए सब। तो इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स भी ज्वाइन हो गए हैं, और बाहर के एलिमेंट्स वो भारत की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं कि भारत का भी हाथ होगा इसमें नहीं, तो गड़बड़ी इसमें फैलाने में। नहीं, तो इसमें क्या भारत का हाथ हो सकता है, या इसमें हम ट्रम्प का हाथ माने कि ये अमेरिका ये चीज करवा रहा है? जी, दोनों हो सकते हैं। भारत का भी हाथ दूसरे बता रहे हैं, क्योंकि हमारे नेपाल के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं जा रहे थे। नेपाल सुन नहीं रहा था जो हम कह रहे थे बॉर्डर इशू पे और दूसरे इशू पे। तो अमेरिका को खुश रखने के लिए शायद कुछ कर रहे होंगे। यहाँ के भी कुछ एजेंसीज वगैरह सब, जैसा अखबारों में लिखा गया था कि कई सौ रॉ एजेंट्स बांग्लादेश में भी थे, अवामी लीग के सपोर्टर्स के जरिए सभी शहरों में, ढाका से लेके चिटगांव से लेके शिलाहाट, मयमनसिंह वगैरह सब। तो यहाँ भी जो है अगर अमेरिका के दबाव में आके कुछ कर रहे हैं चीन को भी दूर रखने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए, तो ये शर्मा ओली की बात, वहाँ के प्रधानमंत्री की बात जो बाहर से घुसपैठ के आए हुए हैं, उसमें कुछ दम निकलता है। लेकिन असल बात जो है उनकी इनकॉम्पिटेंस है। ये इतने साल सत्ता में थे, कुछ खास ठोस कदम नहीं उठाए, जो कि ये डिसअफेक्शन और ग्रीवेंसेस एक्यूमुलेट होते गए और लोग सड़कों पे आए, क्योंकि दे लॉस्ट होप्स। यंगस्टर्स जो है, नौकरी मिलना उनको नामुमकिन हो गई है वहाँ, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है
वहाँ के स्टूडेंट्स को और मिडिल क्लास को जो है हार्ड बजट रियलिटीज उनको पता हो रहा है कि जब तक वो ये एलिट्स के प्रिविलेजेस हैं उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो उनका जीना हराम हो जाएगा। होता गया और जो मोनार्की के अंडर एलिट्स थे वो परपेचुएट कर रहे हैं और ये कम्युनिस्ट के न्यू एलिट्स सत्ता में आके वो भी अपनी फैमिलीज को एक्सटेंड करके जो है ये बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ कुछ ग्रुप्स के अंदर होके ये नाराजगी बढ़ती जा रही है क्योंकि आम लोगों को जो परकोलेट होना है वो नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने आबादी भी बढ़ रही है लेकिन जिस तरीके से उनको वार फुटिंग पे जॉब्स क्रिएट करना था, इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करके एक्सपैंड करना था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुला के, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ छोटे मोटे इनिशिएटिव्स ले हैं जिससे कुछ खास प्रगति नहीं हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो एक्यूमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, पॉलिटिकल हाई हैंडेडनेस, पुलिस के atrocities और दीगर मामले और फॉरेन इंटरफेरेंस, ऑल दिस कॉम्बिनेशन करके ये एक्सप्लोसिव सिचुएशन डेवलप होता जा रहा है और मुझे लगता है कि ये काफी गंभीर होगा। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट को अटैक नहीं कर रहे हैं, पूरे बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को तहस नहस करके जो है अफरा तफरी करके ये इसी ऐसे सिविल वार कंडीशन में जो है फॉरेनर्स जो भी करवाना चाहते हैं सेंसिटिव एरियाज में घुसपैठ करके फायदा उठा के जो है करते रहेंगे। इससे भारत को भी नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में, या हम चीन को कंट्रोल करने का अगर सोच रहे हैं तो चीन भी जो है जवाबी कार्रवाई करेगा जिससे मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री जो एससीओ कॉन्फ्रेंस में जाके मिले थे, शेक हैंड करे थे, दोस्ती का हाथ बटाए थे। देखिए एक तरफ तो आके मिलते हैं और दूसरी तरफ ऐसे काम करवाते हैं अमेरिका के दबाव में या खुद अपने मफाद के लिए बोल के। देखिए रॉन्ग मैसेज जाता है until we have good relations with neighbors। इसीलिए मैं बार बार कहता आ रहा हूँ हर एक को, मैं आपके फोरम में भी, पड़ोसी देशों से जिस तेजी से हमको नॉर्मलाइज करना है वो ये गवर्नमेंट के दिमाग में ही नहीं है। जो अगर अमेरिका तमाशे मार के कुछ एक दो मीठी बातें करता है तो फौरन जयशंकर और प्रधानमंत्री जवाब दे देते हैं, या जेरूसलम में अटैक होता है तो नेतन्याहू को तारीफ करते हैं और मैसेज भेज देते हैं। लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है, यहाँ कैसे कदम उठाना है, चाहे फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो। अर्थक्वेक के दौरान आपको पता होगा कि इंडिया के चैनल्स को जो है बैन कर दिए थे नेपाल में क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे थे और यहाँ तक कि एक फॉर्मर एम्बेसडर को बहुत बुरा ट्रीटमेंट भी दिए गए थे, जूतों चप्पलों से भी हाथ डाला गया था। कि अब ऐसे हालात इस समय नेपाल में बन रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर ओली, वो क्या आप देश छोड़कर उनके भागने की नौबत आ जाएगी सर? हाँ, रिपोर्ट्स थे, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स में देख रहा था कि हिमालयन एयरलाइंस की एक एयरलाइन एयरक्राफ्ट रेडी है और दुबई जाने का सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ उनका ऑलरेडी मकान है, उनके फैमिली मेंबर्स भी शायद गए हैं वहाँ, वो उनकी जान को खतरा है वहाँ। मेरे ख्याल से वो ही हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, कई मिनिस्टर्स भी इस्तीफा दे दिए, रिजाइन कर दिए, तो जो है गवर्नमेंट हैज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, वो खत्म होने को आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उनके कंट्रोल में नहीं है और मिलिट्री इसको एक्सप्लोसिव सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ला सकती है। और जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो दुबई जाना चाहते हैं या जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ दम है क्योंकि वहाँ अगर रहेंगे तो उनकी जान को खतरा होगा और वो बच नहीं पाएंगे। जिस तरीके से शेख हसीना यहाँ भाग के आए ढाका से, हमने उनको शरण दिया, शायद दुबई जाएंगे या कहीं और जाएंगे। लेकिन सर इस सारी चीजों का जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो क्या होगा? लास्ट के मेरे दो सवाल आपसे हैं कि अब ये अल्टीमेटली व्हाट इज इट गोइंग टू रिजल्ट इनटू, आप
वहाँ पर गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी है, कई मिनिस्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री दुबई जाने के लिए बैठे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनका प्लेन रेडी है, वो किसी भी समय छोड़कर देश चले जाएंगे। तो क्या बिल्कुल बांग्लादेश जैसी हालात यहाँ पर नेपाल में भी होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? जी, उसी दिशा में ये भी नेपाल भी जा रहा है। और जैसा मोहम्मद यूनुस अमेरिका के वर्चुअल पिट्टू बन गए हैं, जो भी बोलते हैं वो सुनते हैं, तो उसी तरह अमेरिका का भी यहाँ रोल है, मुझे नजर आ रहा है। और वो भी ये चाहते हैं कि चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई, इनिशियली तो वो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अपना वो कंट्रोल स्थापित करके चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट अमेरिका का चीन है। रूस को तो वो हरा नहीं सके यूक्रेन के जरिए, टैरिफ डाल के चीन को कमजोर नहीं कर सके। तो चूंकि अब भारत दोबारा रिश्ते बहाल करना चाहता है अमेरिका के साथ, तो जैसा दूसरे देश कहते हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर बलूचिस्तान में कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसी तरीके से चीन को भी कंट्रोल करने के लिए भारत और अमेरिका शायद कुछ कर रहे होंगे बोल के ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है ऐसे इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर चीन के आसपास कराते रहेंगे, चाहे बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, भूटान में भी हो सकता है। और दूसरे देशों में घेरना है चीन को अल्टीमेट टारगेट करके। और ये अमेरिका जो डिक्लाइन एम्पायर की बात जो चल रही है, वो डाइवर्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेक अमेरिका ग्रेट सक्सेस नहीं हो रहा है। चीन के ऊपर टैरिफ डाल नहीं सके, दूसरे देशों को झुका नहीं सके, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, सुधारने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए डाइवर्ट करते रहते हैं ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करके। बस एक आखिरी सवाल कि अमेरिका को क्या फायदा होगा अगर यहाँ पर हालात ऐसे बेकाबू हो जाते हैं, या फिर भारत को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका कि आप इस तरीके की वहां पर ट्रबल्स क्रिएट करिए ताकि चाइना को सबक सिखा सके? अमेरिका को हासिल क्या होगा सर इससे अल्टीमेटली? देखिए, अमेरिका का मेन मकसद है 3 मेथड से चीन पे प्रेशर डाले। एक तो वो ट्राई किए पिछले 6-7 महीने में टैरिफ को लेके, चीन जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, वो तैयार थे, उन्होंने कि टैरिफ से अगर डालेंगे तो आपको हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ डालेंगे, और रेयर अर्थ मिनरल्स उन्होंने बैन कर दिया था। तो ये तो बहुत ही डेंजरस था। अमेरिका उससे 3 महीने का पॉज देगा, और 3 महीने पॉज दिया है, और कोई उम्मीद नहीं है कि टैरिफ दोबारा लागू करेंगे, क्योंकि अमेरिका अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेगा। दूसरी तरफ वो चीन और रूस की दोस्ती को अलग थलग करना चाहते थे यूक्रेन के जरिए, वो हो नहीं पाया, और सीज फायर नहीं हुआ यूक्रेन में, जो 1 हफ्ते में पुतिन ट्रम्प करना चाहते थे। और पुतिन जो है अपने पॉइंट्स पे अड़ा हुआ है कि नाटो मेंबरशिप नहीं होना है यूक्रेन में, और जो टेरिटोरियल गेन्स हुए हैं हम छोड़ के नहीं देंगे बोल के। और दोस्ती तो बहाल बढ़ती जा रही है चीन और रूस के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और रूस दोनों मिलके जो है ब्रिक्स के मेंबरशिप इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके जरिए भारत पे भी दबाव आ रहा है, चाहे वो टैरिफ की वजह से वगैरह। तो नए देश जो ज्वाइन हो रहे हैं और जो मिलना चाहते हैं ब्रिक्स में, उनका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। 30-35 देश अब वेटिंग में है, 11 के अलावा। तो इन सब को लेके जो है अमेरिका परेशान है। तो चीन को जो है किसी न किसी जरिए से दबाव डालना है बोल के ये नया प्लान घेरना है चीन को किसी भी तरह, इंडो पैसिफिक को, वियतनाम, फिलीपींस को इस्तेमाल करके, और यहाँ भारत और हो सकता है बांग्लादेश, नेपाल को, और भूटान में भी शायद गड़बड़ी कराएंगे वहाँ। तो इन सब के इलाकों से करा के जो है वो अल्टीमेटली चीन को दबाना चाहते हैं, जैसा अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन के टुकड़े करे, और बिल्कुल, यूक्रेन के जरिए रशिया के टुकड़े करना चाहते थे। लेकिन बिल्कुल। ये सब कारण के बाद भी जो है अमेरिका ग्रेट नहीं होगा जो ट्रम्प चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के फंडामेंटल सी जो है बेसिक
इकोनॉमिक फंडामेंटल्स उनके हाथ से चले गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चीन और दूसरे देशों में फैल गई है और दोबारा वापस मेरे ख्याल से अमेरिका नहीं आ जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच प्रोफेसर पाशा फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू सर, थैंक यू।